तो भारत को मिल गए हैं नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। आज हम समझेंगे कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और इस पद पर इनका चुना जाना, इसके पीछे की रणनीति क्या है। तो सवाल यही उठता है कि कौन है ये सीपी राधाकृष्णन और देश के दूसरे सबसे बड़े पद तक इनका सफर कैसा रहा। चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले एक परिचय जानते हैं इस शख्सियत के बारे में जो आजकल चर्चा में है। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन का प्रोफाइल कैसा रहा है। देखिए, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद भी चुने गए और आरएसएस के साथ उनका एक बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी यात्रा शुरू कहाँ से हुई, मतलब एक राजनीतिक रास्ते का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, इनकी राजनीतिक यात्रा की जड़ें न काफी गहरी हैं। बात है 1970 के दशक की, जब उन्होंने छात्र आंदोलनों से राजनीति में कदम रखा। फिर 1974 में वो जनसंघ से जुड़ गए और 1980 के बाद तो दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। अब आते हैं इनके करियर के उस दौर पर जिसे कह सकते हैं धैर्य की परीक्षा, क्योंकि ये एक उतार चढ़ाव से भरा करियर रहा है। अगर इनके चुनावी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर काफी मिलीजुली दिखती है। देखिए, 1998 और 99 में कोयम्बटूर से वो जीते, लेकिन उसके बाद 2004, 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पार्टी के लिए उनका महत्व सिर्फ चुनावी जीत हार से कहीं ज्यादा था। और शायद यही उनके करियर का सार है, मतलब चुनावी हार के बावजूद पार्टी का उन पर जो भरोसा था वो कभी कम नहीं हुआ। 19,000 किलोमीटर। अब इतना बड़ा आंकड़ा देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर ये है क्या, ये क्या दिखाता है। तो ये आंकड़ा है 2007 में की गई उनकी रथ यात्रा का। सोचिए, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सिर्फ 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, और ये उनके समर्पण को दिखाता है कि कैसे वो समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर सीधे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना चाहते थे। तो चुनावी राजनीति से अलग हटकर भी देखें तो उन्हें लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। 2004 में उन्होंने यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, फिर 2020-22 में वो केरल में पार्टी के प्रभारी रहे और फिर राज्यपाल के तौर पर पहले झारखंड, फिर तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार, और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एक रणनीतिक शिखर, मतलब दक्षिण के नजरिए से इस नियुक्ति को कैसे देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इनकी नियुक्ति को एक खास नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सवाल ये है कि इसे मास्टर स्ट्रोक माना क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। पहला तो ये कि इससे दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी को और मजबूत करने का लक्ष्य है। दूसरा, तमिलनाडु से एक बड़े राजनीतिक चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है, मतलब ये दक्षिणी राज्यों के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक देने की कोशिश है। और इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ये कदम वाकई दक्षिण में बीजेपी के लिए नए दरवाजे खोल पाएगा।